गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने मेंस लेवल के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ पे सीखेंगे कि मेंस लेवल के पैटर्न्स को, मेंस लेवल के जो पेपर होता है मेंस का जो आपका, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर प्री तो हो जाता है लेकिन मेंस में हमें सेट नहीं होता, वहाँ का पेपर जो आपका होता है इंग्लिश वगैरह वहाँ समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाहता है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो इतना इजीली समझ में नहीं आ पाता। लेकिन अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अपने को क्या आती है, शॉर्ट ट्रिक्स आती है और अपने को क्या वर्किंग आती है इंग्लिश की। तो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि मेंस के जो लेवल का जो पैटर्न होता है या मेंस का जो पेपर होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे इजी बना दिया जाता है और किस तरीके से उसमें स्पीड और एक्यूरेसी को बूस्ट किया जाता है। मतलब 100% एक्यूरेसी लेकर आओगे और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्री की जो स्पीड होती है उस टाइप की स्पीड लेकर आओगे वहाँ पे। क्योंकि मेंस का जो रियल में अगर पेपर की बात करें अपने, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है आपका मेंस का। अगर उसको ट्रिक की तरह अपने यूज़ करें और ट्रिक्स से अपने उसको सोल्व करें तो ईजी बन जाता है इंग्लिश का जो मेंस का पेपर होता है। तो ये चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बिना कंप्लीट सेंटेंस पढ़े, बिना कंप्लीट मीनिंग लिए किस तरीके से अपने मेंस के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, विद 100% एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो अपने यहाँ पे स्पीड के देखेंगे कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। आप मैक्सिमम आपको हो सकता है 30 सेकंड में भी कर दो, मैक्सिमम 1 मिनट में आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज अपने वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंस के पेपर को कैसे हैंडल किया जाता है स्पीड के साथ। तो डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। In each of the questions given below, an incomplete sentence which must be filled completed with one or more sentences phrases given below। मतलब क्या है, हर क्वेश्चन में क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है और उसको क्या किया गया है, उसको आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है वन और मोर सेंटेंस या फ्रेजेस के साथ। सेंटेंस कंप्लीशन है ये आपका। दैट इज वन और मोर सेंटेंसेज फ्रेजेस कैन बी फिट इनटू द गिवन ब्लैंक्स। मतलब वन और मोर सेंटेंस या फ्रेजेस क्या हो सकती है, फिट हो सकती है गिवन ब्लैंक में। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना और सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन को इजी वे में हैंडल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। देखो यहाँ पे क्या किया है, उसने ब्लैंक दिया है, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको फिलअप करना है कहाँ पे, उस ब्लैंक के अंदर। उसके बाद में उसने लिखा ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरीके से। मतलब कौन कौन से आ सकते हैं, केवल फर्स्ट आएगा, आगे दोनों आएंगे, तीनों के तीनों आएंगे, पता नहीं कौन कौन से आएंगे। तो वो चीज़ें अपने क्या करनी है, यहाँ पे चेक करनी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मीनिंग लेना है, कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने शुरू करते हैं। द टेम्परेचर इज कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब बिलो का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, मतलब माइनस में है। टेम्परेचर क्या है आपका, फ्रीजिंग का मतलब जहाँ पे जम जाता है आपका, क्या हो जाता है, पानी वगैरह जम जाता है ना जिस पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है जो प्योर वाटर होता है उसके लिए। तो उस पॉइंट को अपने बोलते हैं, उससे भी नीचे है। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर माइनस में है। द टेम्परेचर कंसिस्टेंटली, लगातार क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। मतलब ऐसे बोलो माइनस में है। नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट इज़। नो मैटर, कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर, कि ईयर का कौन सा टाइम है, इट इज़ कौन सा टाइम है, ये है द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में ही होता है लगातार। मतलब कोई मतलब नहीं है कि ईयर का कौन सा टाइम है, टेम्परेचर हमेशा ही लगातार क्या होता है, माइनस में ही होता है। बिल्कुल सही जा रहा है। रिगार्डलेस ऑफ द सीजन, रिगार्डलेस ऑफ द सीजन का मतलब, सीजन का मतलब जैसे समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, ऋतु वगैरह उनकी बात कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द सीजन, रिगार्डलेस का मतलब बिना परवाह किए सीजन की, मतलब कोई मतलब नहीं है सीजन का, कोई भी सीजन हो, टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, मतलब माइनस में होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मंथ, रेस्पेक्टिव मतलब बिना रेस्पेक्ट के, रेस्पेक्टिव फॉर्म में, रेस्पेक्टिव फॉर्म में मतलब क्या हो गया, बिना उससे कोई मतलब रखे हुए, बिना परवाह किए हुए मंथ के, मतलब कोई भी महीना हो, टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो तीनों की तीनों क्या है, सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। समझ में आया आप लोगों के, समझ में आ गया ना, तीनों की तीनों सही जा रहे हैं। क्या कि कोई भी टाइम हो टेम्परेचर माइनस में होता है, कोई भी सीजन हो टेम्परेचर माइनस में होता है, कोई भी महीना हो टेम्परेचर माइनस में होता है। ये बात इसने बोली है। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है आपके, करेक्ट है। अब किसी को ये हो कि सर मेरे तो समझ में नहीं आया, थोड़ा मीनिंग सूट नहीं हुआ, तो समझना चाहते हो तो आगे का पढ़ लो। जरूरी पहले जरूरी नहीं है आप कंप्लीट पढ़ो, मतलब थोड़ा सा पढ़ने से भी आपको हिंट मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कंप्लीट पढ़ लो या फिर थोड़ा और पढ़ लो।
तो मैकिंग ट्रैक्स का मतलब क्या होगा, ट्रैक का मतलब पथ वगैरह तैयार करना, मान लीजिए रास्ता होना, मान लीजिए जो कठिन मार्ग वो बोलते हैं, यात्रा करने में कठिन मार्ग उसको बोलते हैं। ट्रैक्स टू द लैंड मास, लैंड मास की तरफ क्या करता है, कठिन मार्ग तैयार करता है। लैंड मास का मतलब जो भूभाग है जहाँ की ये बात हो रही है। अनथिंकेबल क्या करते हुए, अनथिंकेबल लैंड मास जो क्या अनथिंकेबल जो मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा, फॉर द फैंट ऑफ हार्ट, किसके लिए, हार्ट दिल की, फैंट का मतलब क्या है, मूर्छा के लिए, मूर्छा का मतलब बेहोशी के लिए। तो अब आप यहाँ बोलोगे कि अकल्पनीय जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, हार्ट की जो बेहोशी है उसके लिए क्या कल्पना, तो ये यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, थोड़ी है, इसका मतलब क्या है, दिल दहला देने वाला है। इस पूरी बात का मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ है ये। बट लेकिन अंटार्कटिका वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस, अंटार्कटिका हमेशा ऐसा नहीं था। लेकिन अंटार्कटिका हमेशा ऐसा नहीं था, मतलब बात कहाँ की हो रही है, अंटार्कटिका की हो रही है, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। तो बिल्कुल सेट हो गया कि अंटार्कटिका में क्या होता है, कोई भी टाइम हो कोई मैटर नहीं करता, साल का कोई भी टाइम हो टेम्परेचर माइनस में होता है, कोई भी सीजन हो माइनस में होता है, कोई भी महीना हो माइनस में ही होता है। तो तीनों की तीनों यहाँ पे करेक्ट, समझ में इजी हो गया ना बिल्कुल। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड 20 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी, इतने में हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ मीनिंग लेना है, समझ में ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट वन में चलें। अब नेक्स्ट वन आप साथ साथ सोल्व करना, स्पीड के अंदर सोल्व करो इसको। जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का मतलब जेनेटिक का आनुवंशिक, सीक्वेंसिंग का मतलब अनुक्रमण, मतलब जो आनुवंशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं उनकी बात हो रही है। विच हैज़ अलाउड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अलाउ कर चुका है रिसर्चर्स, रिसर्चर्स का मतलब क्या होता है, आपके शोधकर्ताओं को, टू ट्रेस द पाथ ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, ह्यूमन जो माइग्रेशन हुआ, इंसान के जो मूवमेंट हुआ है उसके पाथ रास्ते को क्या करने में, ट्रेस मतलब उसका पता लगाने में, उसकी खोज करने में, ठीक है। अलाउज इंडिविजुअल्स, अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, कौन अलाउ करता है, डज अलाउज, यहाँ पे हो जाएगा टू ट्रेस देयर ऑन एंसेस्ट्री, मतलब जो इंडिविजुअल हर कोई है उसको क्या करता है, अलाउ करता है क्या करने में, अपनी खुद की एंसेस्ट्री का मतलब क्या हो गया, देयर ऑन एंसेस्ट्री का मतलब वंशज, जो खुद के वंश है उनका पता लगाने के लिए। ह्यूमन डाइवर्सिटी, इंसानी विविधता, ह्यूमन डाइवर्सिटी मतलब इंसानों की विविधता, विविधता की बात हो रही है। तो विविधता कैसी होगी, जैसे अपने बात करें बाई फेस भी हो सकता है विविधता आपकी, बाई कलर भी हो सकता है, ठीक है, बाय अपने बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आपकी विविधता हो सकती है। जैसे मान लीजिए चाइना की अपने बात करें, चाइना में सारे एक जैसे ही दिखते हैं ना, जैसे अपने नॉर्थ जो आपके ईस्टर्न स्टेट है अपने इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे भी सारे सब लोगों की शक्ल एक जैसी दिखाई देती है। तो वो अलग अपने से उनके क्या है, फेस वगैरह में क्या है, चेंजेस अलग है ना, अपने से अलग दिखाई देते हैं, अपने अलग, तो ये विविधता होगी। जैसे अपने बात करें ब्रिटेन वगैरह की बात करें अपने, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गोरे लोग होते हैं, अफ्रीका वगैरह में काले लोग होते हैं, तो वहाँ के कलर के अंदर क्या होगी, विविधता होगी। पूरा वर्ल्ड क्या है, विभिन्न टाइप के लोग होते हैं, मतलब हर वे में क्या है, विविधता होती है, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो अलाउज का सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो कौन होगा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग मिल जाएगा आप लोगों को। जेनेटिक सीक्वेंसिंग अलाउ करती है हर किसी को, मतलब ये ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, मीनिंग ले रहे हैं कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो रिसर्चर्स को अलाउ करती है, मतलब जो शोधकर्ताओं को अलाउ करती है, जो रिसर्च करती है उनको अलाउ करती है, वो हर किसी को अलाउ कर देती है क्या करने में, अपने वंश का पता लगाने में। बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद में पढ़ते हैं ऑप्शन हैव अनाउंस्ड, अनाउंस कर चुका है, तो हैव का सब्जेक्ट ढूंढो भाई, जल्दी चलो, हैव का सब्जेक्ट ढूंढो, कौन मिलेगा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग मिलेगा। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या है, वैसे तो आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। और वैसे भी ये गलत है क्योंकि सेंटेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंसिंग को तो अलाउज ऑलरेडी खा चुका है, कि विच हैज़ अलाउड तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अलाउज को कौन खा चुका है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग को कौन खा चुका है, अलाउज खा चुका है। इसके लिए हैव के लिए कोई सब्जेक्ट बचेगा नहीं, वैसे भी ढूंढ लो कोई बचता है क्या सब्जेक्ट, पीछे चलेंगे ना, यहाँ पे हैव आएगा, तो इससे पीछे देखते हैं एंसेस्ट्री है, देयर ऑन एंसेस्ट्री को ट्रेस का तीर लग गया, मतलब ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद इंडिविजुअल्स को अलाउज का तीर लग गया, तीर लग गया मतलब क्या, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ह्यूमन माइग्रेशन को क्या हुआ आपका, ऑफ का तीर, ऑफ खा गया, तीर नहीं लगा, ऑफ खा गया उसको। और पाथ को ट्रेस का तीर लग गया, मतलब ट्रेस का वो क्या हो गया, एक्शन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वो भी नहीं बनेगा। रिसर्चर्स को अलाउ का तीर लग गया, विच हैज़ के साथ चला गया, जेनेटिक सीक्वेंसिंग बचती है। तो अपने पास क्या होता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग ही क्या होती है, अपने पास बचता है सब्जेक्ट बनने के लिए, लेकिन जेनेटिक सीक्वेंसिंग को तो अलाउज ऑलरेडी ही खा गया। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि सेंटेंस नहीं आ सकता, तो हैव अनाउंस्ड भी नहीं आ सकता, और इज़ ए रिमार्केबल न्यू डिस्कवरी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी क्या सेंटेंस है, ये भी क्या मांगेगा, सब्जेक्ट ही मांगेगा। इसका मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन में जल्दी चलो, जिसमें फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो वो गलत कर दो।
तो ए ऑप्शन भी गया, फर्स्ट है इसके अंदर, सी ऑप्शन गया, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों हैं, डी ऑप्शन गया क्योंकि इसमें सेकंड है, और ई ऑप्शन गया क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी अपना क्या होगा, नन ऑफ दीज होता तो देख लेते अपने, लेकिन ऑल ऑफ द अबव तो क्या होगा, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो बचा ऑप्शन क्या अपने पास, बी हो गया डायरेक्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक यूज़ की ना अपनों ने, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते ही डायरेक्ट ही हो गया। मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर, मेंस के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। देख लो अब समझ में आ रही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेंस वाला हैंडल नहीं होता, हमें मेंस का बता दो, मेंस हैंडल नहीं होता, प्री तो हो जाता है। तो देख लो मेंस को कैसे हैंडल करना है, शॉर्ट ट्रिक और वर्किंग से ही करना है, रूल्स में नहीं कर सकते आप। रूल्स की फॉर्म में जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों को, क्यों, क्योंकि रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। इससे अब सबसे मेन चीज़ क्या, प्री बाई चांस निकल जाता है अपना, लेकिन मेंस में अपने गड़बड़ क्यों होती है, क्योंकि अपने क्या हुआ है, रूल्स रटे हुए हैं, और रूल्स रटे होते हैं इसलिए अपने क्या होता है, मेंस वाला क्रैक नहीं होता। मेंस में अपने समझ में नहीं आता कि अपने को करना क्या है, समझ में आनी चीज़, क्योंकि वहाँ रूल्स में पूरा सेंस पे चलता है, पूरा न्यूज़पेपर वहाँ चलता है, फॉलो होता है वहाँ पे, समझ में आनी चीज़। तो रूल्स छोड़ने पड़ेंगे, वर्किंग सीखनी पड़ेगी, तो मेंस वाला ज़्यादा ईजी लगेगा आपको, प्री से भी ज़्यादा ईजी लगेगा, देख लेना चाहिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों, ये ऑप्शन आपका क्लिक हो गया। तो अब इसको पढ़कर देख लेते हैं, पढ़कर देखना चाहो तो देख लो, लेकिन आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ सी हो रही है माइंड के अंदर, जैसे मान लीजिए कन्फ्यूजन आ रहा है, तो देख लो कोई दिक्कत नहीं। 10 इंट्रोड्यूसिंग आईएनजी क्लोज लगा है, इंट्रोड्यूस इस प्रकार इंट्रोड्यूस करते हुए न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट ह्यूमन डिस्कवरी डाइवर्सिटी, तो ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में सोचने के नए तरीके इंट्रोड्यूस करते हुए। तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या करती है, अलाउ करती है, डायरेक्ट मीनिंग लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को छोड़ो। जेनेटिक सीक्वेंसिंग अलाउ करती है हर किसी को अपने वंशों का पता लगाने के लिए, हर किसी को अलाउ करती है। इस प्रकार क्या करते हुए, ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में सोचने के नए तरीके इंट्रोड्यूस करते हुए इस प्रकार वो अलाउ करती है, कोई दिक्कत नहीं। आईएनजी क्लोज है किसका, आपका जेनेटिक सीक्वेंसिंग का। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे देखो न्यू डिस्कवरी वाला, न्यू डिस्कवरी ह्यूमन डाइवर्सिटी, नए खोज टाइप की ह्यूमन विविधता, कोई मीनिंग नहीं आ रहा यहाँ पे, अगर ऑफ होता तो मीनिंग लेता, लेकिन इस तो वैसे ही गलत है आपका, क्योंकि सेंटेंस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आपको पता है सेंटेंस ऐसे नहीं आ सकता, सेंटेंस को सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ डज बी है तो डज मॉडल है, वो तो सब्जेक्ट मांगेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, समझ में आई। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन अगर बाई चांस ये सेंटेंस ना होता, बीइंग वगैरह की फॉर्म में, क्लोज की फॉर्म में होता, तो भी गलत होता, क्योंकि न्यू डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात होती तो सही थी। न्यू डिस्कवरी, नई खोज टाइप की ह्यूमन विविधता, इंसान की विविधता, या इंसान की विविधता की नई खोज होगी ना, ऑफ यहाँ पे होता तो सही होता, लेकिन ये तो वैसे ही गलत है। अब नेक्स्ट वाले पे चलो, जल्दी सोल्व करो इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे मैंने यूज़ किया है अभी, शॉर्ट ट्रिक जैसे मैंने की थी वैसे ही आपको करना, जल्दी करो इसको। द गेट की बात हो रही है, ऑफ द विक्टोरियल मेमोरियल बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है उसके गेट की बात हो रही है, वॉज डिजाइंड बाय विंसेंट एस्क, वो डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा, विंसेंट एस्क के द्वारा, इन 1921, कब, 1921 में। एंड शिप का मतलब भेजा गया, इन होल कंप्लीट फॉर्म में फ्रॉम इंग्लैंड से भेजा गया। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, मीनिंग लेना है कि जो गेट था वो डिजाइन किया गया 1921 में और इंग्लैंड से भेजा गया कंप्लीट फॉर्म में। अब उसके बाद ब्लैंक आ गया, ब्लैंक के बाद में बोलेगा ये कास्ट आयरन लिफ्ट केस, कास्ट का मतलब क्या होता है, तैयार करना किस चीज़ को, ठीक है, कास्ट करना, बनाना, ठीक है, अपने बात करें तो ढालना किस चीज़ को, ठीक है। कास्ट आयरन लिफ्ट केस, बात हो रही है लोहे के लिफ्ट केस की, केस का मतलब क्या है, पिंजरा, मतलब जो आपकी लिफ्ट होती है ना उसकी बात हो रही है, लिफ्ट होती है ना, जैसे बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं वो वाला लिफ्ट, ऑफ गवर्नमेंट हाउस, किसके, गवर्नमेंट हाउस का, जो आयरन का मतलब लोहे का लिफ्ट केस था। द कंट्रीज फर्स्ट लिफ्ट इंस्टॉल्ड इन 1892, जो कंट्री की पहली जो लिफ्ट थी जो इंस्टॉल की गई कब, 1892 के अंदर। तो शुरू करते हैं, मीनिंग ले लो कि जो गेट था किसका, किसी का गेट हो, डायरेक्ट पढ़ो, गेट डिजाइन किया गया 1921 में और इंग्लैंड से भेजा गया। उसके बाद ब्लैंक, एज द इंट्रिकेट पैटर्न, इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है, जटिल होना, एज द इंट्रिकेट पैटर्न, जैसे कि अब गेट के साथ कंपैरिजन कर रहा है, किसका, लिफ्ट केस का, लिफ्ट का कंपैरिजन कर रहा है, मतलब गेट ऐसा था जैसे लिफ्ट थी। अब समझ में आए ना, क्योंकि एज यूज हुआ इसका मतलब उसके जैसा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो गेट था जो भेजा गया कब, इंग्लैंड से जो भेजा गया, एज द इंट्रिकेट पैटर्न फॉर्म में, मतलब बनावट की फॉर्म में, जो आयरन केस था मतलब लिफ्ट थी। अब ऐसे पढ़ो, इंट्रिकेट का मतलब जटिल पैटर्न की जो क्या थी आपकी लिफ्ट थी, उसके जैसा ही गेट था, मतलब गेट को क्या किया गया, डिजाइन किया गया और भेजा गया जैसे कि लिफ्ट थी
किसकी, जो आपकी पैटर्न थी, कैसे लोहे की जो लिफ्ट थी, इंट्रिकेट जटिल पैटर्न थी। तो ये ठीक है, सूट सा हुआ। चलो कोई ना, आगे चलते हैं, थोड़ी लैंग्वेज टफ है इसकी। जस्ट लाइक उसकी तरह, लगभग उसकी तरह, मतलब बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल उसकी तरह गेट था जो डिजाइन किया गया 1921 में और भेजा गया इंग्लैंड से, बिल्कुल किसकी तरह है, द इंट्रिकैटली पैटर्न्ड लिफ्ट केस। अब कास्ट आयरन वगैरह छोड़ो एक बार, इंट्रिकैटली पैटर्न कास्ट जो ढाली गई है, बनाई गई पैटर्न जो लिफ्ट केस थी, कास्ट आयरन के द्वारा कास्ट की गई थी। कास्ट आयरन का मतलब आयरन के द्वारा जो ढाली हुई थी, बनाई हुई थी, उस लिफ्ट की बात करिए। तो आप कास्ट वगैरह को छोड़ो, मतलब जो गेट था जो डिजाइन किया गया और जो इंग्लैंड से भेजा गया, वो कैसा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा इंट्रिकेट वे में पैटर्न की गई आपकी लिफ्ट थी, पैटर्न फॉर्म में। इंट्रिकेटली का मतलब जटिल फॉर्म में। तो जो इंट्रिकेट है वो किसके लिए यूज हुआ है, पैटर्न के लिए यूज हुआ है ना। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, अब दोनों में डिफरेंस करें। इंट्रिकेट तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इंट्रिकेटली का मतलब एडवर्ब हो गया। अब चेक करेंगे यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है। तो इंट्रिकेट का मतलब जटिल लिफ्ट थी या जटिल पैटर्न था, जटिल कॉम्प्लेक्स लिफ्ट थी या कॉम्प्लेक्स पैटर्न था। कॉम्प्लेक्स पैटर्न था ना, मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर्म में लिफ्ट थी। तो किसके लिए यूज है, पैटर्न के लिए यूज हुआ है ना। तो पैटर्न की अगर अपने बात, पैटर्न की बात नहीं कर, पैटर्न के मतलब पैटर्न तैयार किया गया, मतलब बनाई गई। तो लिफ्ट कैसी थी आपकी, पैटर्न थी। और वो पैटर्न कैसी थी, इंट्रिकेट था। लिफ्ट कैसी थी, पैटर्न थी, मतलब पैटर्न की फॉर्म में तैयार की गई थी। और पैटर्न कैसे तैयार किया गया था, वो इंट्रिकेट वे में तैयार किया गया था। इसका मतलब क्वालिटी की क्वालिटी है ना, क्योंकि पैटर्न क्या है, एडजेक्टिव है। और पैटर्न कैसे थी, इंट्रिकेट वे में पैटर्न थी। इसका मतलब क्वालिटी, इसका मतलब क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अब डायरेक्ट पढ़ो तो आपको क्या लगा था, फर्स्ट वाला सही लगा था, लेकिन जैसे ही अपनों ने दोनों को देखा तो कंपैरिजन मिल गया। तो ये यहाँ पे फायदा होता है जब ऑप्शंस वगैरह होते हैं, मान लीजिए इस टाइप के पैटर्न होते हैं, तो वहाँ कंपैरिजन मिल जाता है। और जहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल जाए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट ये अकेला दिया होता तो हो सकता था अपने गलत कर देते, इसको टिक करके गलत कर देते। लेकिन जैसे अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, देखो क्यों नहीं पता लगेगा, यहाँ इंट्रिकेट लिखा हुआ, नीचे इंट्रिकैटली लिखा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आई ना। देखो अपने डायरेक्ट पढ़ा एक को, फर्स्ट को, तो अपने कुछ समझ में नहीं आया, अपने को सही सा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सेकंड को पढ़ा तो एकदम से सेंस चमका के, यार ऊपर इंट्रिकेट है, नीचे इंट्रिकैटली है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला तो एडजेक्टिव है, नीचे वाली एडवर्ब है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या यूज होगा। और दोनों में पैटर्न है, इसका मतलब दोनों ही पैटर्न के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब जैसे ही आपने ये चीज देखी, देखते ही आपके माइंड में एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा। डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ये दोनों चीजें आपस में कंपेरिजन हुआ ना, तो आपके माइंड में आ गया एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का केस आ गया। अब आप देखोगे एडजेक्टिव क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होती है, नाउन वगैरह की क्वालिटी होती है। और एडवर्ब क्या होती है, क्वालिटी होती है, वो एडवर्ब होती है। अपने तरीके से देखे तो क्या होगा, कोई चीज़ कैसी है वो एडजेक्टिव है, कोई चीज़ कैसे हो रही है वो एडवर्ब है, वो तो एक्शन की बात करें। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कोई चीज़ कैसी है तो एडजेक्टिव है, और वो कैसी है तो एडवर्ब है, और वो कैसी है तो भी एडवर्ब, वो कैसी वैसी है तो भी एडवर्ब है, वो वैसी ऐसी है तो भी एडवर्ब है। एक बार ही क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, फिर क्वालिटी क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। और जैसे ही अपने समझ में आया तो पैटर्न क्या है, ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न के लिए यूज है तो एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ये एडवर्ब होगा। तो फर्स्ट वाला अपना रॉन्ग हो गया। ऑप्शन में जिसमें फर्स्ट है उड़ा दो, ए ऑप्शन गया और सी ऑप्शन। ऑप्शन को साथ में लेकर चलना है मेंस के अंदर, ऑप्शन को साथ में प्री में भी लेकर चलना है, मेंस में भी लेकर चलना है, वो आपको स्पीड देते हैं। समझ में आई चीज़, ऑप्शंस बहुत काम आएंगे आपके। तो सेकंड वाला सही है, एज वॉज द इंट्रिकैटली पैटर्न, एज वॉज द इंट्रिकैटली आपका सेकंड सही था। ठीक है, थर्ड को चेक कर लेते हैं, एज वॉज द इंट्रिकैटली पैटर्न। ऑल ऑफ दीज होगा क्या, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट आपका सही नहीं है। और वैसे भी सेकंड आपका सही था ना, तो सेकंड सही था, तो आपका ऑप्शन ओनली सेकंड तो है ही नहीं। डी ऑप्शन को आप डायरेक्ट टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन को आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो क्योंकि सेकंड तो आपका सही है और किसी में सेकंड है ही नहीं। ऑल ऑफ दीज है नहीं, नन ऑफ दीज होता तो चलो अपने सोचते कि ओनली सेकंड है, नन ऑफ दीज हो जाता, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ ऑल ऑफ दीज है। अब ये भी ध्यान रखना कि जब है ना कोई भी ऑप्शन ऐसे ना मिलता हो तो अपने नन ऑफ दीज कर देते हैं। तो यहाँ मत कर देना कि ई ऑप्शन कर दिया सर, लास्ट वाला ऑप्शन करते हैं, लास्ट वाला नहीं करते, नन ऑफ दीज करते हैं, यहाँ ऑल ऑफ दीज है। समझ में आई चीज़, तो दोनों में ध्यान रखना, नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज में डिफरेंस है। कई बार क्या होता है स्पीड में पता नहीं लगता कि वहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है। तो ये भी माइंड को थोड़ा अवेयर रखना है, वहाँ पे माइंड सेट रखना अपना। और यहाँ पढ़ कर देख लेते हैं, हो तो गया टिक क्योंकि सेकंड वाला चाहिए था, यहाँ तो सेकंड है ही नहीं, तो इसका मतलब वही होगा। लेकिन एज वॉज द इंट्रिकैटली पैटर्न, अब यहाँ पे बोले कि जो गेट था वो डिजाइन किया गया
और इंग्लैंड से शिप किया गया एज वो जैसे कि था इंट्रिकेटली पैटर्न लिफ्ट केस। कास्ट आयरन को छोड़ो एक बार, मतलब जो आपका गेट था उसको डिजाइन किया गया था और इंग्लैंड से भेजा गया था जैसे कि जो गवर्नमेंट हाउस का लिफ्ट थी, गवर्नमेंट हाउस की लिफ्ट थी वैसे ही वो आपका गेट था। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी अपना सही है। अब आप बोलो सर थर्ड भी सही है और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, तो ज़्यादा सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन भी तो सही है। हाँ बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बी ऑप्शन गलत भी है क्योंकि ओनली थर्ड है ना, तो केवल थर्ड नहीं है, सेकंड और थर्ड दोनों है, ओनली थर्ड है, वैसे गलत हो गया। और डायरेक्ट अगर होता कि थर्ड सीधा लिखा होता तो भी है, तो आपका ये सही होता, लेकिन फिर आप करते कौन से? डी वाला ही करते, क्योंकि बी ऑप्शन डी ऑप्शन के अंदर आया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों बता रहे, ये ओनली एक को बता रहे, तो ज़्यादा सही कौन सा है? डी ऑप्शन होगा उस वे में। तो अपना क्या हो गया? ऑप्शन टिक हो गया डी। समझ में आया? क्योंकि ऑप्शन तो एक ही टिक कर सकते हो आप। नेक्स्ट वन में चलो जल्दी इसको सोल्व करो। नॉट लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो मतलब ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है ये। द आइडिया ऑफ रिपेयरिंग द ब्रेन्स वायरिंग, ब्रेन का मतलब दिमाग की जो वायरिंग है, जो तंत्र है, मतलब सर्किट जो है आपका, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। आइडिया जो था, किसका विचार था? ऑफ रिपेयरिंग ब्रेन्स वायरिंग, ब्रेन की वायरिंग को रिपेयर करने का, मतलब उसको फिक्स करने का। टू फाइट करने के लिए, किसको फाइट करने? एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब जो आदत, लत वगैरह लग जाती है, जैसे मान लो नशे की लत हो, किसी भी चीज़ की लत हो सकती है, नशे की जरूरी नहीं है। वुड हैव, अब वुड हैव यूज हुआ है, अब वुड अपने यूज करें, मतलब कब की बात है? नॉट लॉन्ग एगो, मतलब पहले की बात है, इसका मतलब वुड यहाँ पे प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा, मिनिमम पे यूज नहीं हो रहा, ये पास्ट का विल है, समझ में चीज? होगा। अब मैं वुड को यूज करूँ तो पास्ट में ऐसा होगा, ठीक है, पास्ट में ऐसा होगा, उस टाइम पे ऐसा होगा, आई थिंक ऐसा होगा, वहाँ पे मुझे तो नहीं पता, इस तरीके से बात करते हैं। और वुड हैव लगते ही क्या होगा? ऐसा हुआ होगा, समझ में आया चीज़? जैसे परफेक्ट की अपने बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट में ऐसा होता है, अपने बोलते हैं ना ऐसा हो चुका है, ऐसा हुआ है, तो सेम का सेम वहाँ पे क्या है? अगर डायरेक्ट अपने बात करें ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब क्या है? देखो आप मिल लो, इस पॉइंट पे प्रेजेंट पे बात करूँ तो टाइमलाइन पे, तो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, अब हो चुका है, इसका मतलब क्या? ऐसा हो चुका है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, और ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा है और ऐसा हुआ है, हुआ है इसका मतलब फिर से हो चुका है, उसको परफेक्शन को ही बताता है। तो सेम का सेम वुड वो वर्क करेगा कैसे? वुड का मतलब ऐसा होगा और वुड हैव का मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है? थोड़ा उसके पास्ट को बता रहा है ना कि ऐसा हुआ होगा, मतलब एक टाइप से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने, उस चीज़ को बता रहा है। तो चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने समझ में आ गया, मतलब ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है। जो आपका क्या है, ब्रेन की वायरिंग को एडिक्शन से फाइट करने के लिए ब्रेन की वायरिंग को रिपेयर करने का आइडिया वुड हैव हुआ, आया होगा, इस तरीके से कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो अपने पढ़ लेते हैं आगे। सीमिंग फार फेस्ट, फार फेस्ट का मतलब कोई चीज़ को यूज़ करना, एक्सेस करना, और फार फेच का मतलब होता है, आपने बोले मतलब यूज एक्सेस करने से, पता लगाने से बहुत ज़्यादा दूर, इसका मतलब काल्पनिक बोल सकते हो, अवास्तविक बोल सकते हो, अनरियल होता है फार फेच का मतलब। तो सीमिंग, अब मतलब क्या हुआ सीमिंग, तो क्या बोला कि जो आइडिया है रिपेयरिंग का, वुड का सब्जेक्ट क्या आइडिया है ना, वुड हैव सीमिंग, वो दिखाई दे रहा है अवास्तविक, तो ये गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है ना, डायरेक्ट ही पता लग गया आपने को, हैव लगा हुआ है, इसका मतलब वुड के बाद में हैव है, मतलब मॉडल के बाद में हैव है, तो मॉडल के बाद में हैव है, तो या तो क्या होगा, हैव आपका क्या हो, मैन एक्शन हो, मैन एक्शन हो तो उसके बाद में नाउन आए, तो नाउन तो कहीं पे भी नहीं है उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैन एक्शन नहीं, आगे एक्शन टाइप चीज़ है ना, सीम का मतलब दिखाई देना होता है, प्रतीत होना होता है, तो आगे सारे के सारे एक्शन है, तो एक्शन है, इसका मतलब आपका हैव है, एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, और जैसे ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो ये क्या मांगेगा, ये V3 में कन्वर्ट करेगा, तो सीमिंग तो अपना हैव ING होगा नहीं, क्योंकि मेन एक्शन भी तो चाहिए ना, तो बीन होता तो आपका सही जा सकता था, मतलब फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, सेकंड वाला V3 है तो ये आपका सही हो सकता है, चेक करेंगे अपने, ठीक है। और थर्ड वाले में फिर से सिमिंगली है, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है, और अगर आप बोलो फैच सर एक्शन है ना, तो फैच यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ फैच को अगर एक्शन भी बनाओ तो हैव के इम्पैक्ट के कारण वो भी क्या बनना चाहिए था, V3 बनना चाहिए था, तो V3 यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस तो डायरेक्ट गया, फर्स्ट भी आपका डायरेक्ट गया, ठीक है, फर्स्ट भी आपका डायरेक्ट गया, उसके बाद में थर्ड भी आपका क्या हो गया, डायरेक्ट गया, ठीक है। इसका मतलब बचा क्या अपने पास, ओनली सेकंड, हो गया टिक। देखो पढ़ना ही नहीं पड़ा यहाँ पे अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ा, क्या करने से पता लग गया अपने को, कंप्लीट इसका पता लग गया, किस चीज़ से पता लगा, ओनली इसको इसकी वर्किंग देखने से पता लग गया। यहाँ पे मेंस में अपने को ये क्वेश्चन अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ा, ये 20 सेकंड ही लेगा मैक्सिमम आपकी,
20-30 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड या 30 सेकंड ही लेगा ये आपका। और बिल्कुल स्पीड में देखो आई ना, स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पे। तो इस तरीके से वर्किंग और आपको क्या करना है, सेंस यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पे आप करके देख लो, वुड हैव स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब दिखाई देते हो, फारफेस्ट का मतलब अकाल्पनिक दिखाई दे रहा, तो गलत हो गया। सीम्ड को पढ़ते हैं दिखाई दिया होगा। जो आइडिया है ना कि किसी ने बोला होगा कि जो एडिक्शन है उसके लिए ब्रेन की अपने क्या कर देते हैं, वायरिंग है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं, तो एडिक्शन खत्म हो जाएगा। कि कुछ नर्वस सिस्टम है उसकी कोई पॉइंट है, वहाँ से वो एडिक्शन पे है, मतलब वहाँ से ब्रेन क्या हो चुका है आपका, उसके साथ एडिक्टेड हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है उस लत के साथ में, तो उसको क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, सही हो जाएगा। तो ये जो आइडिया था ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं, उसको क्या माना गया था, दिखाई दिया होगा, अवास्तविक दिखाई दिया होगा, ठीक है। सीमिंगली मतलब प्रतीत स्पष्ट रूप से होते हुए, फार फेच कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा क्योंकि V3 यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब ओनली सेकंड आपका क्लिक हो गया। ये आप लोगों के आई थिंक समझ में आया। अब ये आपका हो चुका है एग्जाम में, और इसको टिक करो और आगे चलो, ये चीज़ करती हैं। लेकिन अपने यहाँ पे अब देख लेते हैं, आगे मीनिंग लेना हो तो देखो एग्जाम में नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको मीनिंग। बट एडवांसेज इन न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस का मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो एडवांसेज है, तंत्रिका विज्ञान की बात करें, मतलब उसमें जो ग्रोथ आई है, मतलब इम्प्रूवमेंट है, हैव अपेंडेड, वो क्या कर चुके हैं, अपेंड का मतलब चेंज कर चुके हैं, बदल चुके हैं, उल्टा कर चुके हैं कन्वेंशनल नोशंस। कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत जो आ रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरागत, नोशन का मतलब धारणाओं को वो क्या कर चुके हैं, अबाउट एडिक्शन, किसके बारे में, एडिक्शन के बारे में जो धारणाएं हैं उनको क्या कर चुके हैं, उल्टा कर चुके हैं, मतलब उनके अपोजिट बोल चुके हैं, उनको अपोजिट बता चुके हैं। व्हाट इट इज़, कि ये क्या है, एडिक्शन के बारे में बता चुके हैं कि ये क्या है। व्हाट कैन ट्रिगर इट, ये एडिक्शन क्या कर सकता है, क्या ट्रिगर का मतलब पैदा करना, भड़का सकता है, शुरू कर सकता है। एंड वाई क्विटिंग इज सो टफ, और क्विटिंग का मतलब छोड़ना इतना टफ क्यों है एडिक्शन को। ये सारी चीज़ें न्यूरोसाइंस से बता चुका है कि आप जो कोई एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज़, मान ली नशे की एडिक्शन हो जाती है, तो उसको छोड़ना इतना इजी क्यों नहीं होता। ये सारा क्योंकि माइंड उसका क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है उस चीज़ पे, क्योंकि पूरी तो माइंड सेट ही होता है, सब कुछ क्या होता है एक टाइप से अपने बात करें तो माइंड सेट ही होता है। जो नशा करते हैं लोग उनका माइंड सेट होता है, वो बोलते हैं कि हमें क्या होता है इससे माइंड को रिलैक्स मिलता है, तो उस तरीके वो नशा करते हैं, तो उनका वो सिर्फ माइंड सेट होता है। अगर डायरेक्ट या बोल दो कि माइंड सेट अगर खुद से ही करना स्टार्ट कर दो, वो अब एक टाइप से अपने क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लोग, क्या करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसे यूज़ करते हैं खुद को सेट रखने के लिए। लेकिन वो चीज़ क्या है, गलत है, उसके बॉडी डैमेज, नशा वगैरह तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आजकल यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है, तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि आप एजुकेटेड होकर भी ऐसा काम करते हो तो बहुत गलत चीज़ है। मतलब क्या निकला, पहली बार ये चीज़ है कि पैसे देकर खुद को ख़त्म करना, तो ऐसे ही ख़त्म हो जाओ। तो नशा बिल्कुल गलत चीज़ है, पता नहीं क्या क्या करो नशे में, कुछ इंसान को पता नहीं लगता, वो पता नहीं क्या क्या स्टेप ले जाता है, बहुत ही गलत चीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो आई थिंक आप लोग तो कोई नशा नहीं करते, मुझे ये श्योर है, इतना कॉन्फिडेंस तो आप लोगों पे, और करना भी नहीं है, और जो करते हैं उनका छुड़वाना भी है, उनको क्या करना, मोटिवेट भी करना है ताकि वो छोड़ सकें, क्योंकि अपना तो माइंड ऑलरेडी सेट, अपने को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, होता कुछ भी नहीं है इन चीज़ों से रियल के अंदर। ये खुद बॉडी को डैमेज करते हैं, माइंड को डैमेज करते हैं, और बंदे की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको भी डैमेज, मतलब हर टाइप से क्या है नुकसान ही करता है, और उसकी जो सोशल रेस्पेक्ट है उसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। रियल में जो माइंड सेट है वो नॉर्मल अपने खुद से माइंड सेट होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, माइंड को शून्य करता है। तो ये बात इसने बोली। और टफ क्यों है, तो यही तो चीज़ है कि नशे में गिरो मत, क्योंकि नशे में अगर गिर गए तो आप फिर छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि माइंड पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट डालता है, और नशे से लोगों के डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये वाली बात इसने बोली है। हो सकता है लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया होगा माइंड सेट करके, तो ये लॉकडाउन वाला जो टाइम है उसमें छोड़ने का बहुत बड़ा मौका था। जो लोग नशा करते थे उनके लिए क्या कि माइंड सेट कर लेते लॉकडाउन, इस चक्कर में वो छोड़ सकते थे, और बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा तो गलत बात है, नशा क्योंकि बहुत गलत चीज़ है, तो वो नशा तो मतलब अपने को क्या करना है, नशे से तो क्या करना है, दूर ही रहना। और जितना भी हो सके आपके रिलेशन में, फ्रेंड्स सर्किल में वगैरह में जो नशा करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो मोटिवेट करके नशा छुड़वाने की, ये ड्यूटी भी अपनी बनती है, क्योंकि इस नशे ने क्या कर रखा है, पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को क्या कर रखा है, ख़राब कर रखा है। क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या अटैम्प्ट कर जाते हैं, मर्डर तक कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता हम कर क्या रहे, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो आपका था पैटर्न था, मेंस का पैटर्न था, आप लोगों को समझ में आया ना, मेंस में कैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, किस तरीके से वर्किंग। आप एक काम करो, बस वर्किंग सीख जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश की आपको वर्किंग आने लग गई ना,
फिर एग्जाम में चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको क्या कर लोगे, अटेम्प्ट करके उसको सोल्व कर लोगे, 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर लोगे, फुल स्पीड के साथ सोल्व कर लोगे। आपको वर्किंग देखनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको रूल्स छोड़ने हैं। जो बच्चे बोलते हैं हमारा मेंस में कुछ नहीं होता, प्री हो जाता, बाई चांस मतलब प्री में मार्क्स बन जाते हैं, पेपर पास हो जाता है इंग्लिश का, लेकिन मेंस में तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो स्टूडेंट्स क्या करो, आप एक ही काम करो, रूल्स को क्या कर दो, अवॉइड करो, रूल्स को इग्नोर करो, रूल्स को छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दो रूल्स को। पूरा सेंसिबल वे में वर्क करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही है ना आप लोगों के? सेंसिबल वे में आपको सब कुछ करना है, रूल्स वगैरह छोड़ने। अगर रूल्स को साथ में लेकर चलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मेंस के एग्जाम के अंदर। प्री में भी आपके चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब हर एग्जाम में चांसेस कम हो जाएंगे अगर रूल्स रटाफिकेशन में चले तो आपको क्या सेंसिबल वे में कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, तो रूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर आप लोगों को? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना कसकर मैं इस रस्सी को पकड़ूंगा, जितना बलपूर्वक इसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करूंगा, उतना ही अधिक कष्ट ये मेरे हाथों को पहुंचाएगी। कदाचित यदि और अधिक बल लगाऊं तो ये टूट भी सकती है। यही नियम मनुष्य के संबंधों पर भी लागू होता है। जब दो लोगों के परस्पर संबंध में कोई एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है या उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को पीड़ा होना अवश्यंभावी है और संबंध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए संबंधों को अधिकार की भावना से नहीं, सहकार की भावना से चलाएं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।